है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। क्योंकि देखो कोई भी स्टॉक अगर करना है, इतने 10,000 20,000 25,000 स्टॉक रजिस्टर्ड हैं, तो उनमें से अब हमें ये तो है नहीं कि सारे स्टॉक में हम ख़रीदारी करना शुरू कर दें और सारे अच्छे ही हैं, तो उसको हमें फ़िल्टर करना पड़ता है। अब फ़िल्टर हम जो करते हैं उसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक हमें स्टॉक का टाइप पता हो और दूसरा स्टॉक का ग्रुप पता हो। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे, सर्च करेंगे। तो स्टॉक टाइप में क्या क्या होगा, ठीक है, और उसके स्टॉक के ग्रुप कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम एक बार देखें। तो अगर मैं स्टॉक टाइप की बात करूं, तो इसमें कुछ कैटेगरी हमने बनाया है कि इसमें अलग अलग कैटेगरी, जैसे बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक पे है, फिर इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से है, ठीक है, इस हिसाब से अलग अलग हमने इसको रिकॉर्ड किया है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई शेयर खरीदने जा रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है यार कि कौन सा शेयर है, यार ये कौन सा है, ब्लू चिप स्टॉक है या लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकते हैं, यानी शॉर्ट टर्म के लिए है, ये पता नहीं होता हमें, ठीक है। तो अगर हमें इस अगर ये पता रहेगा कि हमें किस किस टाइप के होते हैं, जैसे मार्केट कैप के बारे में हमें पता है कि मार्केट कैप क्या होता है, ठीक है, फिर इसके बाद फिर ये ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है, तो हम कम से कम क्या करेंगे, गूगल में जाके ब्लू चिप स्टॉक के बारे में सर्च करेंगे, यार लिस्ट शेयर सर्च क्या नाम है, ब्लू चिप स्टॉक लिस्ट, ठीक है, या बेस्ट ब्लू चिप स्टॉक लिस्ट, आप उसको सर्च करो, फिर उसका फंडामेंटल जाके उसको उन स्टॉक के फंडामेंटल को स्टडी करो, और फिर जाके आप उस पर बाई उसके चार्ट को देख के, जो पैटर्न देख के, जैसे हमने पैटर्न बताया है कि ये पैटर्न होते हैं, वो पैटर्न आप देख के स्टडी करके आप उसमें जाके उसको बाई सेल कर सकते हो। तो इससे क्या है कि आपको मतलब जो इस तरह से अगर आप पूरा प्लानिंग के साथ में और पूरा नॉलेज के साथ में अगर आप कोई चीज़ मार्केट में अगर एंट्री ले रहे हो या कोई चीज़ बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बाई कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि आपको जो विनर की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको 80 to 90% रहेगा, ठीक है। 10% मान लेते हैं, मार्केट का कुछ पता नहीं होता है, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं उनका कोई वो नहीं होता है कि यार कब क्या कर दें, किसी एक अच्छा सा बहुत अच्छा स्टॉक रहता है, वो भी सडन एकदम से फॉल हो जाता है। अब इंडस बैंक का भी लास्ट वीक में देखिए कितना बढ़िया स्टॉक है इंडस बैंक, मतलब निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में सब में रजिस्टर्ड है, बट सडन एकदम से इतना बड़ा फॉल आ गया, ठीक है। तो ये सब एक मैनिपुलेशन करने का तरीका होता है। अब ऐसा ऐसा लग रहा है कि इंडस बैंक अब वापस जाएगा नहीं, जिस हिसाब से लोग मतलब डरा के दिखाए हैं, बट वो जाएगा, ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ऐसा आपने पहले भी देखा होगा, कोटक बैंक, उसमें भी इस तरह की न्यूज आए हैं। तो कोई चीज़ जब होता है ना, कोई किसी चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो एक ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ पे किसी को खरीदने का मतलब जो कि क्षमता खत्म हो जाती है। जैसे हमने कोई चीज़ मार्केट में कोई सामान ले रहे हैं, ठीक है, अब जैसे आप सब्जी ही लेने जा रहे हो या कोई कुछ भी करने जा रहे हो, तो एक एक ऐसा रेट आता है यार, 200 रुपये कहाँ, 10 रुपया 20 रुपया किलो का जो तुम्हारा टमाटर ले रहे हो, वो कहाँ 200 300 रुपये का। तो उसमें क्या करते हैं हम, या तो क्वांटिटी कम लेते हैं या तो हम उसको एक बाई कट करना चाहते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक में भी होता है, किसी भी स्टॉक की प्राइस एकदम सडन जब ज़्यादा उसकी प्राइस लग जाती है, तो उसमें भी फाल आना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कोई बाई करने वाला रहेगा नहीं, और जब कोई बाई नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, स्टॉक को नीचे गिरना ही गिरना है। तो ये सब है, इंडस बैंक हुआ, जील हुआ। अब उसके पीछे क्या है, जो बिग प्लेयर हैं जिन्होंने काफ़ी पहले से खरीद रखा है, अब उनको गिराना है, तो उसके पीछे न्यूज़ छोड़ देते हैं कि इसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये फंडामेंटल आपको इसके बारे में पता रहेगा, तो आपको ये बहुत बेनिफिट होगा स्टॉक का सिलेक्शन करने में और करने में। तो अब इसमें हम अगर स्टॉक टाइप में हम करते हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, ये क्या होते हैं। तो इसके आप रेंज देख लो कि अगर किसी स्टॉक का 20,000 करोड़ या उससे ऊपर का अगर उसका मार्केट कैप है, तो वो इसमें आ जाएगा, लार्ज कैप के स्टॉक में आ जाएगा, ठीक है। अब ये अगर आपको देखना है ऐसे, मैं अभी अभी कहाँ पे दिखा भी देता हूँ, सिंपल तरीके से, इजी तरीके से जाता है मार्केट। ठीक है, इस स्टॉक का मुझे मार्केट कैप देखना तो आपसे आप स्टॉक में दिखाया है, बाकी किसी भी सब में दिखाया रहता है। फंडामेंटल सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे मार्केट कैप दिख जाएगा,
ठीक है, ये एरिया यहाँ पे देखो मार्केट कैप, तो इसका क्या है 2104 है, तो ये मेरा अब है, तो ये क्या है लार्ज कैप में। बट उसके पीछे भी कई ऐसा आप कई बार देखोगे कि ये स्टॉक अगर देखोगे तो उसमें जो NSE या BSE में अगर रजिस्टर्ड होगा तो वो हो सकता है कि मिड कैप में हो, तो वो क्या होता है अपडेट के बारे में होता है कि अपडेट नहीं होता है। जो अभी NSE का जैसे रूल आया है, अब यहाँ पर नीचे नोट्स में देखिए कि मार्क किया हुआ है कि ये अपडेट कैसे कब होते हैं। तो ये आपका मार्किंग दिया हुआ है कि NSE में क्या होता था, पहले क्या होता था कि मार्च का जो 31 मार्च होता था, जो उसमें डिसाइड होता था कि उसका उस समय क्या है, स्टॉक का प्राइस क्या है, और मल्टीप्लाई जो ट्रेडिंग करने के लिए जो शेयर्स जो मार्केट में आए हुए हैं, पब्लिक इशू जो हुए हैं, उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो भी रेट प्राइस निकल के आएगा वो आपका हो जाता है मार्केट कैप हो जाता है। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा लेट जब ज्वाइन होते हैं तो ये दिक्कत आती है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे फार्मूला भी मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है, ये मार्केट कैप क्या है, सिर्फ नंबर है। तो पहले क्या होता था कि मार्च जो लास्ट जो 31 मार्च होता था उसका रेट उठाते थे हम लोग और उसको वहाँ पे मल्टीप्लाई करके कर लेते थे। ठीक है, अब क्या हुआ है, अभी लेटेस्ट ये है कि अब क्या प्राइस जो रिवाइज आपकी होगी 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में जो बनेगा, वो उसके बीच में जो एवरी होगा तो उसमें जो प्राइस निकल के आएगा, जो कैलकुलेशन होगा शेयर का प्राइस क्या चल रहा है और डिटेल जो होगा उसके भी आप पे आपका मार्केट कैप डिसाइड हो जाएगा। और इंडेक्स में उसके हिसाब से हम स्टॉक को फिर जो इंडेक्स होते हैं जैसे निफ्टी नेक्स्ट हो गया, 100 हो गया, 50 हो गया, तमाम सारे इंडेक्स है, BSE 100 है, बहुत सारे निफ्टी 50 में हो गया, तो उसकी जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अंदर जो स्टॉक आएंगे उसको रखा जाएगा, नहीं तो फिर बाद में उसको वहाँ से निकाल के चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए अभी जोमेटो को ऐड किया गया है, ठीक है, 1-2 स्टॉक वहाँ निकाला गया, जोमेटो को निफ्टी 50 में ऐड किया गया, ठीक, तो वो सारे इस तरह से रिवाइज होते रहते हैं। और उनका तो यहाँ पे मिड कैप का अगर रेंज देखेंगे तो 5000 से लेकर 20,000 उसमें करोड़ के हैं, वो आपके मिड कैप में आ जाएंगे। स्मॉल कैप का 500 करोड़, ठीक है। तो ये रेंज आपको पता है तो फिर आप इजीली थोड़ा समझ जाओगे कि यार मैं कौन सा ग्रुप का स्टॉक खरीदने जा रहा हूँ, लार्ज कैप का खरीद रहा हूँ या मिड कैप का खरीद रहा हूँ या स्मॉल कैप का खरीद रहा हूँ। ठीक है, अब अगर एक तरीके से देखा जाए, इस जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है उसमें क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो 20% या 30% हमने लार्ज कैप का ले लिया, फिर उसका 50% हमने मिड कैप और क्या नाम है इसमें स्मॉल कैप में लगा दिया। थोड़ा बहुत परसेंट है, 5-10% आपने अच्छा प्रॉफिट अगर ऊपर से कर रखा है तो आप पेनी स्टॉक और ये माइक्रो कैप नैनो कैप में जा सकते हैं, क्योंकि नैनो कैप और जो पेनी स्टॉक है जो बोलते हैं, तो पेनी स्टॉक में आपके माइक्रो कैप और नैनो कैप आ जाते हैं, तो वो उनके जो हैं बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। ठीक है, बहुत हाई रिस्क होता है, और आप कोई चीज़ 2 रुपये में 3 रुपये में खरीद लोगे, 10 रुपये का शेयर ले लोगे, हो सकता है वो 6 महीने लग जाए, 6 महीने में अच्छा इंक्रीमेंट दे, हो सकता है कि वो 6 साल ले सकता है। ठीक है, पूरा रिस्की होता है, हो सकता है वो 10 रुपये आपका जीरो भी हो सकता है। ऐसे बहुत से स्टॉक हैं, अभी एक स्टॉक अभी लेटेस्ट में अभी हुआ है, AGS ट्रांजेक्शन करके एक स्टॉक है, वो 128-130 रुपये का रजिस्टर्ड हुआ था, आज की डेट में वो 14 रुपये का हो गया है 14 रुपीज़ में, और डेली वो लोअर सर्किट लगा है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे स्टॉक इस तरह से होते हैं, तो वो क्या है पूरा रिस्की होते हैं। ठीक, म्यूट कर लेना जो भी। हाँ जी, एजीएस में रखा हूँ सर, बहुत लॉस हो गया है। AGS ना, जी। हाँ वो है, मेरे पास भी बहुत पड़े, मैं तो IPO का टाइम का ही पड़ा हुआ है, तो अच्छा खासा नुकसान हुआ उसमें। मैं भी IPO मिला है, पर मुझे भी IPO मिला। वो मतलब लग नहीं रहा था कि वो स्टॉक इस तरफ से होगा, इस टाइप का होगा, लेकिन वही उसके पीछे गेम ही चल रहा है वो, क्योंकि उसका बिजनेस तो ठीक था, वही है कि उसको कंपनी प्रॉफिट में नहीं उसने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं किया, कि एक गवर्नमेंट टाइप का बना लिया उन्होंने। अब जैसे ड्रीम फॉल्क है, AGS है, ये सारे एक ही सेक्टर में ATM के उसके हैं। अब आजकल जब से ये UPI सिस्टम हुआ ना, और जो आपके सारे कैश ऑनलाइन जब होता है, तो उसके चक्कर में ये कंपनी सारे डूब गई, क्योंकि अब आजकल देखो ATM में भी बहुत कम ट्रांजेक्शन होने लगे हैं, अगर कंपेयर किया देखा जाए तो अब सब ऑनलाइन ही काम होता है, तो इस वजह से इनका वो हुआ है। तो कोई नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो गया तो गया, उसमें ऊपर नीचे तो ऐसा लगा रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि पैसे को क्या ना डिवाइड करके लगाया जाए, कि मान लो एक जगह आपका नुकसान हो रहा है तो दूसरी जगह से आपको वो प्रॉफिट निकल के आ जाए, ये होता है। तो मैं अब कभी भी कोई भी आप ग्रुप में देखो, मेरे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैं बोलता रहता हूँ कि कोई मुझे पर्सनल मैसेज करता है कि सर ये 20 रुपये का मिल रहा है या 25 रुपये का मिल रहा है, इसको ले लूँ क्या, मैं बोलता हूँ नहीं, इसको रहने दो, कुछ
बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉक है, मैंने जो अपना खुद रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, वो मैं बोलता हूँ कि हाँ इसको ले लो। और उसमें भी बोलता हूँ कि भाई पैसे उतने ही लगाना, मान लो आप 4,000 रुपये लगा रहे हो तो ये मान के चलना कि 4,000 रुपया जीरो हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा रिस्की होते हैं माइक्रो कैप नैनो कैप में। तो हमें क्या करना है, फंड को जो अपने पैसा आपके पास है, मान लो 1,00,000 रुपया है, तो उसका 20% 30% आप लार्ज कैप में लगा दो, फिर उसका जो 50% बचे वो मिड कैप और स्मॉल कैप में उसको इन्वेस्ट कर दो। या 50-30-20 वाला रूल यहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो। जब भी स्टॉक बाई करने चलो 50-30-20 का रूल लगा लो। 50% आपने लार्ज कैप ले लिया, ठीक है, 30% आपने मिड कैप ले लिया, और जो 20% उसमें 10% स्मॉल कैप ले लिया, 10% आप पेनी स्टॉक में डाल दो, ठीक है। तो ये है एक फिल्टर करने का मार्केट कैप, बेस ऑफ मार्केट कैप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको जो मिलेगा बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल। अब इन्वेस्टर होते हैं वो अलग अलग टाइप के लोग इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। कोई कहता है कि नहीं यार मैं जो अच्छे जो निफ्टी 50s वाले स्टॉक है उसी में पैसा लगाऊंगा, मैं मुझे रिस्क नहीं लेना है, मेरे पास टाइम नहीं है मिलता है देखने को कि मैं पूरे मार्केट को उसको मैं देख सकूं या बैठ के पूरा वॉच कर सकूं, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम रहता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि ग्रोथ स्टॉक उसमें लगा लिया पैसा, ठीक है। जिसमें अब जैसे निफ्टी 50s के लगभग आप देखोगे तो निफ्टी 50s में जितने भी स्टॉक या इसमें बैंक निफ्टी में जो होते हैं ट्रेड, तो इनमें क्या है कि बहुत ही फिल्टर करके, मतलब सेबी का जो रूल्स होते हैं बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, जब उन सारी क्राइटेरिया को फॉलो होते हैं तब जाके इनमें लिस्ट होते हैं, ठीक है। तो उन स्टॉक में हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। अब सडन कोई बहुत बड़े, वही मैं चीज़ बताया कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है तो उसको नीचे आना ही आना है। अब इस समय देखो, अगर किसी ने देखा हो, लोग यही पूछते हैं कि सर मार्केट गिर क्यों रहा है, लेकिन किसी ने ये देखा चार्ट में, अगर देखेंगे आप कोई भी स्टॉक है ऐसा आंख बंद करके भगा हुआ है, कोई भी स्टॉक है एकदम सीधे ऊपर एकदम, मतलब स्टॉक दिखाता हूँ इतना, मतलब इस तरह से प्राइस भगे हुए हैं ना कि मैं तो उसी समय बोला 26,000 पहुँचा कि बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। अब जैसे मैं अभी देखो इसमें एक मनोरमा है, सुजलान उजलान जो सारे स्टॉक हैं सब, इसमें देख लेते हैं, मनोरमा ही में देख लेते हैं इसका करंट। और भी बहुत से चार्ट ऐसे मिल जाएंगे देखने को। देखो अब ये 4-5 महीने से इतना भगा हुआ है, कितने 2024 जिसने जुलाई 2024 में इस स्टॉक को बाई किया होगा 500 रुपये 600 रुपये में बाई किया है, और वो अभी चल रहा है 1200-1300 रुपये चल रहा है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे गया था, अब इतने 3-4 महीने में इतना वो ये शेयर इतना ऊपर गया है तो कुछ ना कुछ तो रिकवरी आएगी ना। जो FIs उन्होंने बाई किया खुद दबा के लेके गए तो वो सेलिंग तो करेंगे, प्रॉफिट तो उनको लेना है। अब FIs का क्या होता है कि उनके पास रूल्स रहते हैं, वो ये नहीं कर सकते हैं कि जितना इन्होंने यहाँ पे मान लो 1 करोड़ या 1 लाख इस स्टॉक का लिया है तो ये 1 लाख यहाँ पे जाके इसी टॉप लेवल पे जाके बेच दें, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास सेबी का एक रूल रहता है कि आप इसमें से 10% या 5% ही बेच सकते हो। तो वो क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ बेचा, अब जब इन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया तो वो क्या होगा, स्टॉक यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ भी सेल करेंगे, अब जब यहाँ सेल करेंगे तो फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ भी सेल करेंगे फिर नीचे, फिर ऐसे ऐसे करते सेलिंग करते करते एक ऐसा लेवल आ जाएगा जहाँ पे सबको ट्रस्ट हो जाता है, पब्लिक का भी ट्रस्ट हो जाता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड का भी ट्रस्ट हो जाता है कि यार नहीं अब ये ठीक है, इसको हमें बाय करना है। आज के डेट में हम शेयर का जो ऐप है उसमें मैं डेली आप लोगों को बताता शेयर करता रहता हूँ कि देखो ये वाला इसमें इस लेवल पे आ गया, यहाँ पे हम इसको उठा सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी जिसकी जैसी जो लिमिट हो। भाई किसी का लिमिट है 10,000 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट करना, किसी का लिमिट है 1 लाख रुपये लगाने का, उस तो आप अपने लिमिट के हिसाब से उसको आप वहाँ पर उठा सकते हो, बट उसमें एवरेज करना है, इस आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे मैं आपको बताता रहता हूँ ग्रुप में, जो मैं व्हाट्सएप आते हैं, तो वो नहीं मुझे बस अर्निंग ऐसे आप लोगों के साथ जैसे जुड़ के और मैंने सीखा, मैंने काफ़ी 10-15-20 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे जैसे लर्निंग हुई तो लर्निंग को अपना कलेक्ट करके उसी को मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई कल्याण, ये किसी ने पूछा था कि कल्याण टेवनस बाई करना है कि नहीं, ठीक है, कितना लेना है, वो सब सारी चीज़ें, बाकी स्टॉक को भी मैं यहाँ पे दिखाता रहता हूँ, ठीक है। SIP के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होता रहता है,
ये एयरफ्लेक्स 9% अप हो गया, ये मैंने कभी बताया होगा, तो उसका 3-4 दिन में ही स्टॉक अच्छा दे दिया। यहाँ पे मैं बाई करता हूँ तो वो दिखाता रहता हूँ कि ये मेरा डेली का, ये इस तरह से मैंने बाई किया है, आप भी इस तरह से बाई कर सकते हो। तो ऐसे हम इस तरह से ग्रुप में अपडेट कर, और वही चीज़ मैं आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ। आप लोग सर्च करना चाहो तो कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं PPT। मैं थोड़ा उसे टैब से कर रहा हूँ, लैपटॉप से नहीं करता हूँ इस समय, थोड़ी बहुत दिक्कतें इसमें आ जाती हैं। तो इसके बाद में हम आ जाते हैं जो इन्वेस्टर की डिस्कशन कर रहे थे कि इन्वेस्टर टाइप में क्या है। तो एक ग्रोथ स्टॉक हो गया, फिर ऐसे तो ग्रोथ स्टॉक में कंपनी दैट री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स फॉर एक्सपेंशन रेदर देन पेइंग डिविडेंड्स। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, जो इनमें ग्रोथ स्टॉक जो होते हैं वो क्या करती हैं, जो प्रॉफिट होता है, जैसे बहुत सी कंपनियां होती है प्रॉफिट हुआ तो उसका लोगों को थोड़ा सा डिविडेंड दे दिया, ठीक है, या कहीं और है, तो ये क्या करती हैं, अपने जो प्रॉफिट होता है उसको क्या है, बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए वो वहाँ पे बढ़ा देती हैं। तो जैसे इसमें LIC हो गया, एंजल वर्स हो गया, अडानी पावर हो गया, ऐसे आप नेट पर जाके सर्च करोगे तो आपको वो डिटेल आपको मिल जाएगा कि कौन सा कहाँ पे ग्रोथ स्टॉक अगर सर्च करोगे तो और भी स्टॉक जो आपको यहाँ पे निकल के आ जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वैल्यू स्टॉक। ठीक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक विद स्ट्रांग फंडामेंटल ट्रेडिंग बिलो देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था जो ऑप्शन वाला मीटिंग ट्रेडिंग हुआ था कि क्या होता है। तो कोई भी जो छोटा सा एक ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी जो स्टॉक प्राइस होता है, मान लीजिए कोई स्टॉक में रिलायंस मान लो 1200 रुपये का चल रहा है, तो उस 1200 रुपये में दो तरह के हमारे वैल्यू रहते हैं। एक तो उसका जो मेन प्राइस होता है, एक उसका टाइम, जैसे एक्सपायरी होता है, कोई मंथली एक्सपायरी रहता है, तो उसमें क्या है कि टाइम रहता है। तो अगर मान लो फर्स्ट मंथ में है तो उसमें जो एक्सचेंजिंग वैल्यू जो होगी, यानी जो टाइम वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो कम रहेगा, बट वो ज़्यादा रहेगा। फिर धीरे धीरे जैसे नज़दीक होता जाएगा उसके जो इंट्रिंसिक वैल्यू कम होता जाएगा, एक्सचेंजिंग वैल्यू चेंज होता रह जाएगा। ठीक है, तो वो इस तरह से उसमें दो रेट चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये बोला है कि वही कि ट्रेडिंग बिलो देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसकी जो मेन जो कास्ट है उससे भी नीचे ट्रेड करते हैं। ठीक है, या उसके आसपास हो या उसके नीचे ट्रेड करते हैं, तो ऐसे स्टॉक हमें अच्छा मतलब ये माना जाता है कि वैल्यू स्टॉक माना जाता है। ठीक, इसके बाद में डिविडेंड स्टॉक, कंपनी दैट पे रेगुलर डिविडेंड्स सुटेबल फॉर पैसिव इनकम इन्वेस्टर, जैसे कोल इंडिया, HPCL, BPCL, रिलायंस। ठीक है, तो ये ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रॉफिट का थोड़ा बहुत परसेंटेज जो अपने इसके शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको देते रहते। तो आप देखते रहते हो कि आपने अगर खरीद रखा है, मैं अभी बताऊं, मेरे पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 300 स्टॉक था मेरे पास, और उसमें मुझे हर क्वार्टरली 6,000-7,000 रुपये उसमें डिविडेंड मिल जा रहा था। स्टॉक तो बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी उसका तो अलग है, मतलब डिविडेंड में। ऐसे कोल इंडिया है, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है ये। ठीक है, ये तुम्हारा वेदांता है, ये अच्छे बहुत है, TCS है, ये सब डिविडेंड अच्छे पे करते हैं। अब इनका अगर सर्च करोगे लास्ट उनके जाके AGM मीटिंग में जाके चेक करोगे, मनी कंट्रोल पे जाके चेक कर लो, या वैसे ही गूगल पे डालोगे कि इन्होंने लास्ट क्वार्टर में कितना डिविडेंड दिया था, तो उसमें निकल के आ जाए। तो ये अच्छे डिविडेंड देते हैं, तो ये भी अच्छा रहता है भाई, जिसको लॉन्ग टर्म में लगा रखा पैसा, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए छोड़ रखा है स्टॉक, रिलायंस ले लिया, रिलायंस कहाँ जाने वाला है, आज गिर रहा है, हो सकता है तो फिर 10 दिन 15 दिन महीने में फिर बढ़ जाएगा रेट। ठीक है, तो इनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसमें आप जैसे अब हमारे ऊपर भाई इन्वेस्टर किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, ग्रोथ स्टॉक लेना चाहते हैं या वैल्यू टाइप का स्टॉक प्रेफर करते हैं या डिविडेंड स्टॉक प्रेफर करते हैं, हो सकता है कुछ लोग तीनों में सब में लगाना चाहते हैं। तो ये इस तरह से कैटेगराइज इसमें हो सकता है। तो एक तो मार्केट कैप हो गया, दूसरा आपका कैटेगराइज जो है इन्वेस्टमेंट टाइप का होगा स्टाइल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? कहीं कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा टाइप बनेगा बेस्ड ऑन रिस्क एंड वैलिडिटी। ठीक है, अब
रिस्क और उसके ऊपर बात करेंगे वोलेटिलिटी की भाई। तो इसमें क्या आता है, ब्लू चिप स्टॉक, ठीक है, जो सबसे अच्छा माना जाता है कि यार ब्लू चिप स्टॉक एकदम बढ़िया, एकदम सदाबहार बोलते हैं, सदाबहार स्टॉक बोलते हैं उनको। तो वेल स्टेब्लिश्ड कंपनीज विद स्टेबल रिटर्न्स एंड लोअर रिस्क, ठीक है। तो जनरली अगर आप देखो तो अगर जो एक अच्छा एडवाइज़र है तो आपको ज़्यादातर आपको ये सजेस्ट करेगा कि आप ब्लू चिप स्टॉक में पैसा लगाओ, ठीक है, क्योंकि इनमें वो उस तरह से मूव नहीं आते हैं कि जो एकदम से एकदम भाग गया, स्टॉक भाग गया फिर नीचे गिर गया, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रॉफिट भी कम होगा तो लॉस भी कम रहेगा। एक फिक्स रिटर्न आपको जो है 12%, 15% या 20% एनुअली आपको रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक ब्लू चिप स्टॉक तो सबसे बढ़िया माना जाता है, ब्लू चिप स्टॉक माना जाता है। तो आप इनमें आप नेट पे सर्च करके कि ब्लू चिप स्टॉक की लिस्ट क्या है, फिर उनके चार्ट निकाल के उनके चार्ट को स्टडी करो, क्या प्राइस चल रहा है, कितने कौन से लेवल पर चल रहा है, कितने परसेंट जो लोअर से अपर जो गया है उसके बीच में कितना रिट्रेसमेंट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं रिलायंस इसमें हिंदुस्तान जिंक का बता रहा है, हिंदुस्तान का जिंक का मैं एक बार निकालता हूँ, तो इसमें पैसा लगाया जा सकता है या नहीं लगाया। ये हिंद जिंक मैंने आपको बताया, अभी तक हिंद जिंक से करने के लिए अच्छा ने अच्छा इन्वेस्ट किया तो ऊपर गया था। देखिए अच्छा ठीक है, मैं बहुत कर सकते हैं एफ आई यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ठीक है, कहीं से ऐड हो रहे हैं। तो ये फंडामेंटली कहीं ना कहीं इसका अच्छा प्रॉफिट बढ़ रहा है। यहाँ होंगे तो यहाँ 2647 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनको प्रॉफिट हुआ है, पिछले के कंपेयर में अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे ही फंडामेंटल देख के अब जैसे हमने ढूंढ लिया कि भाई ये कौन सा टाइप का स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है। अब इसमें हम चार्ट में आके इसका लेवल देख लेंगे कि कितना कितना रिट्रेसमेंट हो चुका है। जैसे मैंने बताया कि आप कितना परसेंटेज से हम निकालते ना, मैंने यार वो बताया था, फिबोनाची बताया था करने के लिए। अब जैसे फिबोनाची हमने लगाया, टोटल हाई और लो लगाया, ठीक है। अब ये कितना परसेंट रिट्रेसमेंट, ठीक ठाक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट अब तो नीचे भी आ गया है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा उठाना शुरू कर सकते हैं। देखो लास्ट जिसने उठाया होगा इस मंथ में मार्च में 380 तक गया था, 380 से ये 440 तक हो गया था। हम लोगों ने भी बाई कर रखा है इसको, मेरे पास भी पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम इसको देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लू चिप स्टॉक हो गया। तो ऐसे आपको क्या करना है, सारे सेक्टर जो भी जितने भी हैं वो आप यहाँ पे देख के बाई कर सकते हो। मुझे दूसरे ऐप से खोलना पड़ेगा तभी काम चलेगा, बार बार बंद कर दे रहा। तीन चार ऐप ओपन हो जा रहे हैं तो इसलिए बंद हो जा रहा हूँ। तो इसके बाद में हम पेनी स्टॉक जो मैंने बताया था कि 2 रुपये 4 रुपये का, जैसे सर्वेश्वर फूड था, हिंदुस्तान मोटर है। तो इनमें क्या होता है कि इनकी जो प्राइस होती है बहुत ही कम होते हैं और वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब वॉल्यूम वो देखोगे तो बहुत वॉल्यूम रहता है इसमें। लोग मतलब एक एक बंदा अगर देखोगे तो 20-20, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार क्वान्टिटी खरीदता है, उसमें खरीद रहा। तो वॉल्यूम अच्छा होता है लेकिन प्राइस इनके बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब लोग इतने वॉल्यूम में खरीद रहे हैं तो उसी वॉल्यूम में बेच रहे हैं, तो इसी वजह से क्या प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाते हैं। तो थोड़ा सा ये रिस्की होता है, ज़्यादा टाइम ले सकते हैं ये आगे चल के आगे जाने में इसको। इसके बाद जैसे डिफेंसिव स्टॉक हैं, स्टॉक दैट परफॉर्म वेल इन ऑल इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। तो डिफेंसिव स्टॉक में जैसे फार्मा है, FMCG सेक्टर है, ठीक है, ये स्टॉक हमेशा सदाबहार रहते हैं, ठीक है। अभी भी देखो आज के डेट में इतना मार्केट गिरा हुआ लेकिन फिर भी ये स्टॉक टॉप पे चल रहे हैं, ठीक है। FMCG सेक्टर तो एक बहुत हाई गया था, वहाँ से अभी रिट्रेस हो रहा है, बट फार्मा अभी भी अच्छा चल रहा है। IT बहुत हाई गया था, IT भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा है।
तो इनको हम डिफेंसिव सेक्टर स्टॉक में बोल सकते हैं, जो सेक्टर हैं। अब इनमें से जो स्टॉक फार्मा के टॉप कौन कौन से स्टॉक हैं, जैसे आपका लुपिन हो गया, ठीक है, सन फार्मा हो गया, ये बढ़िया बढ़िया स्टॉक हैं ये। उनमें आप परसेंटेज जाके वेटेज एनएससी के साइट पे जाके इनके वेटेज चेक कर सकते हो कि कितने इनके वेटेज हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप उसको उसको बाई कर सकते हो। फिर साइक्लिकल स्टॉक्स, स्टॉक दैट परफॉर्म वेल इन बूमिंग इकोनॉमिक बट डिक्लाइन इन डाउन टर्न्स, ठीक है, जब डाउन ट्रेंड होगा तो उस समय ये डाउन हो जाएंगे, ठीक है, बट अगर अच्छा वो चल रहा है, बूमिंग अच्छा इकोनॉमी चल रहा है तो वो बढ़ जाएंगे। तो जैसे उसमें कौन से होते हैं हमारे, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गए, एयरलाइन हो गया। अभी एयरलाइन का क्या, हमेशा थोड़ा जब कोई ये होता है कि हाँ, जैसे मान लीजिए आपका प्रयागराज में था, इतना बड़ा फंक्शन था, वहाँ पे एयरलाइंस के सारे प्राइस बढ़ गए, ठीक है। तो एक साइक्लिकल टाइम का जो एक टाइम आता है उसमें रेट बढ़ जाना फिर बाद में घट जाना, उसके हिसाब से बिहेव करता है, तो वो हो जाते हैं हमारे साइक्लिकल टाइप के स्टॉक, ठीक है। एक साइकिल आया जिसमें बढ़ गया। अब जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, अब फर्टिलाइजर सेक्टर का आप देखोगे जब जून जुलाई अगस्त का महीना स्टार्ट होगा तो वो सेक्टर एकदम से भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। ऐसे आपके जो गोल्ड वाले सेक्टर हो गए वो आपके इसमें दिवाली से आने से पहले बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये इन सबको क्या है, साइकोलॉजिकल स्टॉक बोलते हैं। तो आपको अगर ये टर्म पता रहेगा कि ब्लू चिप स्टॉक क्या है, पेनी स्टॉक क्या है, तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो। बट आपको अगर नॉलेज नहीं है फिर तो वही कि किसी ने बता दिया कि भैया ये खरीद ले, वो जाके खरीद लोगे, या कहीं आपने यूट्यूब पे देख लिया, खरीद लिया आंख बंद करके, और पता लगा जब उसने बताया तो फिर वहीं से वो फॉलो होना शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ये बहुत चलता है ये चीज़ें कि लोग क्या होते हैं कि एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े होते हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स के साथ में जुड़े होते हैं, बड़े ब्रोकर्स के साथ में छोटे लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो उन्होंने बताया वो बाई करवा दिया, फिर उल्टा वो गेम कर देते हैं, तो उसमें क्या रिटेलर्स जो हैं वो लॉस में जाते हैं, ठीक है। तो तो ये हो गए हमारे स्टॉक के टाइप्स जितने हैं, कि इस टाइप से जो मेजर हैं वैसे बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन जो मेजर है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश किया है, ठीक है। तो यहाँ तक का क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट हो तो? सब लोग जुड़े हो ना? हेलो, डिस्कनेक्ट हुआ क्या? हेलो, ये मार्केट कैप के बारे में देख लिया। मार्केट कैप कहने हैं ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, डिविडेंड स्टॉक, ये देखा। फिर इसके बाद में हमने जो डिस्कस किया था, इसमें आपका आ गया था ब्लू चिप स्टॉक के बारे में, पेनी स्टॉक मतलब बेस्ड ऑफ रिस्क एंड वोलेटाइल, ये मेरा लास्ट अभी डिस्कशन है। इसके बाद में हम चलेंगे स्टॉक ग्रुप्स के बाद में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सब क्लियर है ना? स्टॉक टाइप्स मैंने इसका नाम दे रखा है, स्टॉक टाइप्स में किस किस टाइप के आप मतलब स्टॉक जो होते हैं उसको कैसे आप फिल्टर कर सकते हो, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा साथ में रहेंगे, बोल, हाँ बोलते रहेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, मेरा भी मन लगा रहेगा थोड़ा सा। वही है, बीच में कोई बोलता नहीं है तो मुझे मुझे लगा सब सुन रहे हैं, उसमें मिस कर गया मैं, ठीक है। ठीक है, अब आता है स्टॉक ग्रुप।
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप स्टॉक खरीदने जा रहे हो ना। तो ये आगे कई बार आप स्टॉक में देखोगे, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, हमें पता ही नहीं होता है कि क्या है। जैसे मैंने अभी इसकी बात किया था, AGS। अब AGS के सामने देखिए यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ठीक है, हुआ या ऐसे यहाँ पे, तो ये क्या है, ग्रुप का नेम है, ठीक है। ये इसी का इसका मतलब क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई स्टॉक करने जा रहे हो और जिसके सामने नहीं लिखे हो, ठीक है, तो क्या है वो सर्च किया, ठीक है। रिलायंस के सामने हमारा यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ऊपर वाले में कुछ नहीं लिखा हुआ है, NSE वाले में। तो ये सारे ग्रुप जनरली जो ग्रुप होते हैं BSE वाले में ही रहता है, NSE में भी दिखाते हैं। तो हमें वो पता चल जाता है, दोनों देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है। तो उसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि जो आपने स्टॉक बाय लिया, आप उसको पता है। अभी भी मैं ग्रुप में मैं देखता हूँ बहुत से लोग पूछते हैं, सर मैंने ये स्टॉक आज बाई कर लिया है, इसको मैं सेल कर रहा हूँ तो सेल ही नहीं हो रहा है ये तो। अब तो क्या होता है कि उनको नॉलेज नहीं होता है कि वो स्टॉक क्या है। कि बहुत से ऐसे होते हैं कि आज बाई करो, आज नहीं, फिर आज सेल नहीं कर सकते हो, कल सेल कर पाओगे या 2 दिन के बाद सेल कर पाओगे, ठीक है। ऐसे अलग अलग, तो उनको क्या है, ग्रुप बना दिया गया है। तो उसी ग्रुप के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे मेरे पास है ए ग्रुप, पहला जो ग्रुप है ए ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, यानी कि आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। हाई लिक्विडिटी स्टॉक होता है विद लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन होते हैं ये, ठीक है। इनके मार्केट कैप है, बड़े बड़े जो लार्ज कैप वाले होते हैं वो होते हैं। मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड ऑन BSE और NSE, और ये BSE और NSE दोनों पे रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो जो BSE पर रजिस्टर्ड होगा उसमें ए लिखा रहेगा, और जो NSE पे लिखा रहेगा उसमें आगे कुछ लिखा नहीं रहेगा। तो उसका मतलब आप ये समझ जाना कि ये A या B दोनों इसी ग्रुप में से है, स्टॉक है, ठीक है। सेटल्ड इन द नॉर्मल रोलिंग सेटलमेंट, ठीक है। जो नॉर्मल जो डेली है, डेली ट्रेड करो, बाई करो, डेली उसका सेटलमेंट जो हर एक ब्रोकर का जो नियम होता है, रूल होता है, उसके हिसाब से सेटलमेंट होता है, ठीक है। आज बाई किया, आज सेल कर दिया, कल उसका पैसा आपको मिल जाएगा, या किसी किसी में तुरंत दिखा देता है, फिर किसी किसी में जैसे मान लिया आज आपने रिलायंस बाई कर लिया, कल आप उसको सेल करोगे तो आप 80% आपको पेमेंट वापस मिल जाएगा, 20% आपका नेक्स्ट अगले दिन जाके सेटलमेंट होगा। तो ये इसको बोलते हैं सेटलमेंट, T+1 T+2। तो T+1 मतलब जिस दिन आपने T मतलब ट्रेड हुआ, और +1 यानी अगला दिन, ये हो जाता है। अगर मान लो 2+2 है तो वो उसके अगले से अगले दिन जाके आपको उसका पैसा मिलेगा, ठीक है। तो दीज स्टॉक आर पार्ट ऑफ की इंडिकेटर लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स निफ्टी 100। तो ये जितने भी स्टॉक होते हैं ये किसी न किसी इसमें जो इंडेक्स हैं उसमें रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग रूल इसमें क्या होता है, इंट्राडे, डेरिवेटिव एंड नॉर्मल ट्रेडिंग अलाउड, सब कुछ अलाउड होता है, FNO भी होते हैं इनके, ठीक है। रिस्क क्या होता है, लो, क्योंकि ये ब्लू चिप स्टॉक होते हैं, हाई स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल में आप रिलायंस, इन्फो, HDFC, ICICI बैंक, ठीक है, ये सारे TCS, जो भी ये सारे जो निफ्टी 50 के स्टॉक हैं, या BSE के जो BSE के थर्ड जो सेंसेस के 30 स्टॉक हैं, वो आप उनको इसमें ले सकते हो, ठीक है। तो ये ए ग्रुप होते हैं। तो अगर आपको ए ग्रुप, और जनरली ये सजेशन भी होता है कि हम जब बाई करें तो ए ग्रुप या बी ग्रुप के स्टॉक को बाई करें, मतलब अगर आप सेफ अगर मार्केट में रहना चाहते हो तो, ठीक है। बाकी जो ग्रुप होते हैं थोड़ा सा रिस्की टाइप के होते हैं, बट क्या होता है कि जहाँ रिस्क होता है वहाँ पैसा भी होता है, ठीक है। और ग्रुप में आपने लगाया तो वहाँ से पैसा भी आपको अच्छा मिलता है, ठीक है। कनेक्ट होना सब लोग, ये थोड़ा थोड़ा डर लगने, हाँ ना, कोई एक लोग या तो माइक, हाँ एक लोग या तो माइक कोई ऑन करके रखो, सही रहेगा। इसके बाद में हमारा आता है बी ग्रुप। तो इक्विटी सेगमेंट, नॉर्मल ट्रेडिंग, इसमें ये भी वही सेम होता है। स्टॉक विद मॉडरेटेड लिक्विडिटी एंड लेसर ट्रेडिंग वॉल्यूम देन ग्रुप ए। अब दोनों में कंपेयर इसने दिखा दिया। सेफ ये भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम कम होता है उसके कंपेयर में, और लिक्विडिटी थोड़ी कम रहा है। लिक्विडिटी मतलब आप समझ रहे होंगे, मैंने समझाया भी था लिक्विडिटी कहने का क्या मतलब होता है। मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, अगर जो लोग नए हैं जिसको अभी आइडिया नहीं है थोड़ा सा। इसमें लिक्विडिटी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रेड चल रहा है, ठीक है, कोई इसको बाई कर रहा है, तो 100 क्वांटिटी 1028 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेलर है
वो लगभग इसी के आसपास 28-50, ठीक है, अच्छा, या 28-10 या 20-30 ऐसे यहाँ पे मिलता रहे। कुछ कुछ स्टॉक जो होते हैं जिसमें क्या होता है, गैप ज़्यादा, जैसे 28 रुपये मिल रहा तो यहाँ पे सेलर्स आपको मिल जाएंगे 1040-45, तो ये गैप, तो ये जो गैप होता है दोनों के प्राइस का, जहाँ मतलब जो बीडर होते हैं और जो आस करते हैं प्राइस का, ठीक है, उनमें अगर ज़्यादा गैप है तो क्या बोलते हैं उसको हम, लिक्विडिटी कम है वहाँ पे। बट अगर यहाँ पे दोनों पास में है तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है उन्हीं स्टॉक को बाई सेल करना चाहिए, ठीक है। और उस सबसे सबसे खास तो उन्हीं के लिए बेनिफिट होगा जो एफ ट्रेडिंग करते हैं, एफ में जो स्टॉक एफ पे रजिस्टर्ड हैं। अगर आप कहीं ऐसा कोई, जैसे मान लो एबीबी है, एबीबी आप देखोगे, एबीबी में रेट यहाँ पे अगर 90 रुपया किसी टाइप का प्राइस चल रहा है तो यहाँ पे आपको 94 रुपये में दिखेगा, ठीक है, मतलब 3-4 रुपये का गैप दिखता रहता है। ऐसे आप नेस्ले ले लो, ठीक है, कोई जो बड़े हैं, या ये बॉसेक ले लो, ये सारे जितने भी स्टॉक होते हैं इनमें क्या लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, कम वॉल्यूम होते हैं, कम होती है। तो जहाँ पे हमें प्राइस बराबर मिलता रहे, कोई चीज़ यहाँ पे 100 रुपया कोई बोल रहा है कि मैं बाई करूँगा, तो यहाँ पे भाई सामने वाला बंदा 100 रुपये 20 पैसे, 100 रुपये 50 पैसे, ठीक है, इसमें बेचने को तैयार हो, या ये 100 रुपये में यहाँ पे बेचने को तैयार है तो यहाँ पे 99.5 या 99.9 इसमें ख़रीदने को तैयार हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो उस स्टॉक में हमें बाई सेल करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे जो बात हो रही है, तो ए ग्रुप जो होगा वहाँ पे आपको क्या होगा, लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगी, जो प्राइस का गैप है वो बहुत ही कम रहेगा। बी ग्रुप में थोड़ा सा लिक्विडिटी कम रहता है, थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं, डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही होता है, ठीक है। दे आल्सो फॉलो द नॉर्मल रोलिंग सेटलमेंट, सेम वही जो उसमें T+1 T+2 था वही वाला यहाँ पे भी फॉलो होता है, ठीक है। रेमंड, जिंदल, पॉलीफिल्म, ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो इसमें आते हैं। ये वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं। अब वोलेटाइल क्यों ज़्यादा होता है, जब जहाँ पे लिक्विडिटी कम रहेगी वहाँ पे ऑटोमेटिक वोलेटाइल ज़्यादा होगा, ठीक है। कोई बंदा 1050 रुपये में सेल करने को तैयार है, दूसरा बंदा 1040 में ही लेने को तैयार है, ठीक है, तो वहाँ पे 10 रुपये का वोलेटाइल सीधे सीधे हो गया। पता लगे आपने गलती से आपने, अब इस केसेस में क्या करना होता है हमें, कि जब भी आप कोई स्टॉक बाई करने चलो तो उसमें क्या करो, लिमिट ट्रेड में क्या करो, जब भी उसको बाई करना है तो लिमिट ट्रेड में, जैसे अब इसमें आज तो दिखाएगा नहीं, अभी मार्केट बंद पड़ा हुआ, तो जब भी हम उसमें बाई करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस स्टॉक को मुझे बाई करना है तो मुझे क्या करना है, लिमिट में जाके ट्रेड लगाना है। तो एक ऑर्डर होता है मार्केट टाइप का होता है, एक आपका हो जाएगा लिमिट ऑर्डर हो जाता है, या एक डिलीवरी ऑर्डर हो जाता है। इस तरह से ऑर्डर बनते हैं। तो जहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर लिखा रहेगा उसमें जाके क्लिक करना है और बाई करना है। तो जब इस पर बाई करोगे तो यहाँ पे आपको एक स्टॉक पूछेगा और प्राइस पूछेगा कि किस प्राइस पे आप बाई करना चाह रहे हो। तो हमें क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ पे 1028 चल रहा है, यहाँ पे 1000, ठीक है, यहाँ पे 35 चल रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जो 28 चल रहा है, ठीक है, इसके आसपास या तो 28 पे लगा देना है, या तो मुझे क्या करना है 1029 या 30 पे बाई लगा देना है। तो जब भी आप ये लगा के रखोगे तो आपको वो स्टॉक जैसे ही उस रेंज में आएगा आपको बाई हो जाएगा। अगर आपने मार्केट पे लगा दिया तो आपको क्या होगा, ये 1035 में ही मिलेगा। अब पता लगे आपने 1035 में स्टॉक को लगा दिया और वो 2 मिनट में ही ये स्टॉक डाउन होकर 1028 में आ गया, तो आपको सीधा ठीक ठाक आपको वहाँ पे लॉस दिखने लगेगा। तो जब भी आप कोई स्टॉक बाई करने चलो जहाँ पे लिक्विडिटी कम हो, ठीक है, और वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, वॉल्यूम कम हो, वहाँ पे आपको इस तरह से ऑर्डर लगा के चलना है, ठीक है, हमेशा लिमिट ऑर्डर लगा के चलना है। ऐसे सेम आपको सेलिंग में भी करके लग चलना है। आपने 1030 में ख़रीद लिया, आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आप सोचते हो कि नहीं 1030 में ले लिया मैंने, 100 शेयर ले लिया, अब मुझे क्या करना है, 1000 मतलब रुपये मिल जाए मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1040 रुपये का लिमिट लगा के छोड़ दोगे सेलिंग में, ठीक है। जैसे 1040 रुपये आएगा आपका सेल होकर वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर आपने नहीं लगाया तो हो सकता है यहाँ पे 1032 रुपये चल रहा हो या 1035 रुपये चल रहा हो, तो उसी प्राइस में आपका सेल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखना है जहाँ पे लिक्विडिटी आपको कम मिले। क्लियर हो गए, ये क्लियर है शायद सबको, क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है जी। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार कहीं से ये तो मैं जानता था यार, ये तो ऐसे ही है, बेनिफिट हो रहा है। जी सर, ठीक है, बेनिफिट हो रहा है।
ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट जो ग्रुप है, तो ए और बी सबसे सिक्योर ग्रुप माना जाता है। ए और बी के स्टॉक को सेफली आप बाई कर सकते हो, लेकिन जो आगे जितने भी ग्रुप हैं ये थोड़ा सा रिस्की टाइप के ग्रुप हैं। अब टी ग्रुप, ट्रेड टू टी सेगमेंट, स्टॉक विद हाई स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी एंड प्राइस मैनिपुलेशन रिस्क। दीज स्टॉक कैन ओनली बी बॉट सोल्ड फॉर डिलीवरी, ठीक है, नो इंट्राडे अलाउड, सेटलमेंट ऑन ए T+2 basis, compulsory delivery added to this category due to price manipulation risk or high exposure, ठीक है। अब इसमें सिंपल बता रहा है कि भाई आप इस ग्रुप में जहाँ पे टी लिखा हुआ है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था, यहाँ पे कोई एक स्टॉक आया था जहाँ पे जब हम सर्च कर रहे थे AGS वाला सर्च किया था तो आया था। तो देखते हैं कौन सा नाम था वो, ये देखो AGS टी, BST में टी में AGS ही लिखा हुआ है। तो ये क्या है कि आप इसको अगले दिन जाके इसको आप बाई या सेल इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। सेम डे में नहीं होगा, एक दिन आपको डिलीवरी लेके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड कर रहे हो जहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हो, तो आप पहले से अलर्ट रहना कि भाई आप किस पर्पज़ से ले रहे हो, आपको डिलीवरी लेके जाना है, आपके पास पैसा जो आपके अकाउंट में है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आपके पास मार्जिन में आपने, ठीक है, जो ब्रोकर्स होते हैं वो 10 टाइम्स मार्जिन देते हैं, कोई ब्रोकर्स 5 टाइम्स, कोई 10 टाइम्स मार्जिन। मतलब आपके पास 10,000 रुपये हैं तो ब्रोकर क्या करेगा, आपको 50,000 रुपये दे दिया या 1 लाख रुपया दे दिया। वो क्या करेगा, दे देगा आपको कि आप इसमें आप ट्रेड करो, क्योंकि उसको इसलिए देगा क्योंकि उसको तो अपना ब्रोकिंग से पैसा कमाना है। जितना आप ज़्यादा बाई और सेल करोगे उतना उसको ब्रोकिंग चार्ज जाएगा, उतना उसको बेनिफिट होगा। तो वो क्या करते हैं, अपने पास से आपको लोन दे देते हैं, उसको मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको उसने, आपके पास 10,000 रुपया था, आपको उसने दे दिया 50,000, आपने 50,000 का स्टॉक खरीद लिया। अब आपको ये पता ही नहीं था कि यार ये स्टॉक तो आज सेल होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप उसमें फंस जाओगे। अब आपके पास 50,000 थे नहीं, फिर आप क्या करोगे, उससे MTF, ठीक है, उसके मार्जिन लोगे, उसका कुछ परसेंटेज दोगे ब्रोकर उसको 10 रुपये, 20 रुपया, 30 रुपया, ऐसा कुछ अपना अलग अलग सबका परसेंटेज होता है, वो देना पड़ता है, ठीक है। आपने उसको वो दे के ले लिया। अब अगले दिन आप जब उसको क्या नाम है, स्टॉक को सेल करने गए, पता लगा उसका प्राइस नीचे चला गया। इनकेस आप ऊपर जाने में प्राइस नीचे चला गया, तो आपका एक तो आपके पास पैसे नहीं थे, तो एक तो वहाँ से नुकसान हुआ, नीचे चला गया वो हुआ, ऊपर से जो उसको मार्जिन दे रहे हो वो अलग से आप पर डे डेली दे रहे हो, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ कि आपको नॉलेज नहीं था कि टी मतलब क्या होता है। अगर स्टॉक के सामने टी लिखा है तो उसका क्या मतलब है। अगर आपको ये पता होता कि टी मतलब हम आज इसको बाई कर लेंगे तो इसको सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आप शायद उस स्टॉक में पैसा नहीं लगाते आप, ठीक है। इंट्राडे के लिए कोई दूसरा स्टॉक देख लेते, उसमें ट्रेड करते, इसको छोड़ देते आप, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, जब भी टी ग्रुप या टी कहीं लिख के आए तो उसमें ये सारे सिस्टम अप्लाई होंगे, ठीक है। क्लियर है? जी सर। इसके बाद आता है हमारा बी ग्रुप। तो बी ग्रुप में क्या होता है, बुक एंट्री सेटलमेंट, ट्रेड टू ट्रेड बेसिस लाइक द टी ग्रुप बट स्पेसिफिक टू NSE स्टॉक अंडर सर्विलांस। नो इंट्राडे ट्रेडिंग इज अलाउड, ओनली डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन, स्टॉक एडेड ड्यू टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न आर अनयूजुअल वॉलेटिलिटी, ठीक है, रिस्क ओनली डिलीवरी अलाउड, नो इंट्राडे ट्रेडिंग, T+2 सेटलमेंट, ठीक है। तो ये भी एकदम टी की तरह ही हो गया। इसमें इन्होंने क्या बोला कि बी उसी स्टॉक के सामने लिख के आएगा जहाँ पे जो NSE में हो, ठीक है, NSE के हो और वो क्या है, अंडर सर्विलांस हो, उसने कोई ऐसा रूल है जो फॉलो नहीं किया है, ठीक है। सेबी का ऐसा कोई रूल है जो फॉलो नहीं किया है, ठीक है। अब उसमें 100 रूल हैं, 100 रूल में से कई सारे, जैसे अब ऐसे काउंट कर लो कि किसी स्टॉक का जो लिमिट है, जो अपर लिमिट या लोअर लिमिट है कि भाई उसका 5% लिमिट है, उस स्टॉक ने क्या किया, 5 पर अपन लिमिट को तोड़ के आगे 10-15%, 20% अपर लिमिट निकल गया या लोअर लिमिट का, तो एक रूल वहाँ पर तोड़ दिया, ठीक है। किसी स्टॉक का ये है कि भाई आपको डेली आपको इतना मूव देना ही देना है, परसेंटेज कुछ फिक्स है कि हाँ इतना देना है, बट उसने मूव नहीं दिया, ठीक है, किसी रीजन से। तो ऐसे कई सारे रूल्स हैं जो हैं, या किसी स्टॉक ने जो बैलेंस शीट भेजना होता है 3 मंथ में जनरेट करना होता है, उसने जनरेट नहीं किया, तो उसने रूल को उसका फॉलो नहीं किया, तो इन सब स्टॉक को क्या करते हैं, उसको हम अंडर सर्विलांस रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक के सामने आपको बी करके लिखा रहेगा, हमें ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए,
ठीक है। जो अंडर सर्विलांस हो थोड़ा ज़्यादा ही रिस्की होते हैं, ठीक है। तो अंडर सर्विलांस में और भी एक दो तरीके होते हैं, एक एएसएम करके, एक जीएसएम करके, अभी आगे जाके आप पढ़ोगे। तो वो होता है, वो क्या होता है, कुछ 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ऐसा लगता है, बट ये जो है बी करके लिखा है, ये थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए जाता है, ठीक है। तो जब भी कहीं बी लिखा तो थोड़ा सा उसमें सेफ आपको रहना है, ओके। नेक्स्ट आपका ग्रुप है जेड ग्रुप। तो नॉन कंप्लेंट स्टॉक कंपनीज दैट फेल टू कंपाइल विद सेबी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके जो सेबी के जो पॉइंट है वो, दीज स्टॉक आर हाईली रिस्क एंड ट्रेजिंग रेस्ट्रिक्टेड, यूजुअली दीज आर कंपनीज दैट हैव नॉट डिस्क्लोज फाइनेंशियल आर हैव गवर्नेंस इशू, ठीक है। सेम जैसे बी में मैंने बताया वैसे ये है। तो ये क्या है आपका, बीएससी में, जो बीएससी एनएससी दोनों है, बीएससी में है तो उनके सामने आपको जेड लिखा मिलेगा। सिस्टम वही है बी का जैसे ही है सब कुछ सारा, ठीक है। ये भी सारे रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, सेबी का कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, तो उसके सामने वो जेड लिख के आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक से हमें दूर रहना है, या जब भी हम ले रहे हैं तो अब ये भी याद हो, आप उसको मान के चलो कि ठीक है ये हम रिस्क पे ले ही रहे हैं। अब जैसे मैंने भी बहुत से स्टॉक ले रखा है, बहुत पहले मैंने ख़रीदा था, एक 72 पैसे का ख़रीदा था, बायोजन करके ख़रीदा था, ठीक है। जो उसका पूरा दिखा रहा है कि कहीं कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी उसको मैंने ले लिया। मैं क्या 72 पैसे में क्या है, 2-3 हज़ार शेयर उठा लिया था, शायद 5 हज़ार समथिंग शेयर उठाया था, 1 रुपया 42 पैसे में उसको मैंने सेल कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे जहाँ पे 4,000-6,000 रुपये का रिस्क लेके थोड़ा जो रिस्क ले सकता है वो कर सकता है, बट ये है कि हाँ ये पता होना चाहिए कि आपको वो पूरा रिस्क ही है, ठीक है। ऐसे अभी जीटीएल इंफ्रा करके एक शेयर है, जो एक टाइम में 1 रुपये से 3 रुपये समथिंग कुछ गया, अभी फिर नीचे फिर 2 रुपये समथिंग का आया है। अब जब भी कोई ऐसा कोई न्यूज़ आएगा, कोई कभी हो सकता है वो बढ़ जाए, तो 2-4 हज़ार रुपये उसमें लगा के छोड़ दिए। तो ऐसे अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप वो उसमें ट्रेड कर लो, ठीक है। बट ये है आपको पता होना चाहिए कि वो रिस्की ट्रेड है पूरा, ठीक है। मैं कोई स्टॉक का नाम नहीं बता रहा हूँ कि आप उसमें जाके बाई कर लो, ठीक है। अगर किसी स्टॉक के बारे में आपको समझना जानना है तो उसके लिए आप जैसे जो मैं प्रीमियम ग्रुप बना रहा हूँ वहाँ मैं एक रिसर्च करके डालता हूँ कि भाई ये इस तरह से है, इसमें ये रीज़न है, इस वजह से आप इसको बाई कर सकते हो या इस वजह से है। अब बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा है, आप करो या ना करो, बट उसमें मैं आपको वहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ कि हाँ इसमें ये बनना है कि 0.6 का लेवल बनना है, ठीक है, या इसने ईएमए को सपोर्ट किया है, या इसका कोई एक अच्छा न्यूज़ आ गया, बहुत ऑर्डर अच्छा मिल गया है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत कभी कभी आपको वहाँ पे बता देता हूँ, अपडेट वहाँ ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। बट यहाँ पे जो भी स्टॉक बोला जा रहा है आप ऐसा मत करना कि मतलब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उसको जाके आपको बाई कर लेना, जिस एग्जांपल देने के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, या यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो भी आपको ऐसा नहीं कि जाके बाई कर लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जेड ग्रुप और जो बी ग्रुप है दोनों लगभग हमारे सेम हो गए। इसके बाद में एक्स टी एंड एक्स ग्रुप करके है। तो एक्स ग्रुप क्या है, स्टॉक लिस्टेड ओनली ऑन बीएससी विद वेरी लो लिक्विडिटी, दे हैव लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम कंपेयर टू ए एंड बी ग्रुप, ठीक है। एक्स टी ग्रुप क्या होता है, स्टॉक दैट आर वेरी लिक्विड एंड लिस्टेड ओनली ऑन बीएससी, ठीक है। हाई रिस्क ऑफन एसोसिएटेड विद प्राइस मैनिपुलेशन, वेरी हाई लो वॉल्यूम हाई प्राइस फ्लक्चुएशन, ट्रेडिंग रूल लिमिटेड ट्रेडिंग नॉट रिकमेंडेड फॉर रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। पूरा बाकायदा इसमें से पूरा बता भी दिया गया है कि हाँ। तो ऐसे स्टॉक जो हैं एकदम से ऐसे होता है, जैसे मान लो अभी एजीएस में चल रहा है, अब अगर आप चाहो तो उसको नहीं बेच पा रहे हो, 20, 21 या 22 रुपये से वो डेली डेली जाके लोअर सर्किट लग रहा है, नहीं उसमें कोई है ही नहीं, तो वो क्या है पूरा रिस्की हो गया, एक्सी ग्रुप हो गया। तो ऐसे ही हैं बहुत से स्टॉक है जो ऐसे आपको डेली या तो अपर सर्किट लगेंगे या तो लोअर सर्किट लगेंगे, ठीक है। उसमें हम ट्रेड कर ही नहीं, रिटेलर्स जो हैं वो बड़ी मुश्किल से, उसमें बहुत से अच्छे स्टॉक हैं जैसे टपारिया टूल्स है, उसमें डेली अपर सर्किट लग रहा है, वो मिल ही नहीं रहा, प्राइस ही नहीं मिल रहा है, मैं उसको 3 रुपये से देख रहा हूँ, डेली लगा रहा हूँ, मिलता ही नहीं है, कभी लिमिट लगा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, लेकिन वो रिस्की होते ही होते हैं। आज के डेट में वो अपर सर्किट लग रहा है, कल को हो सकता है कि लोअर लगना शुरू हो जाए, फिर आप उसमें लॉस गलती से मिल गया और पता लगे जिस दिन मिल गया उसी दिन वो लोअर लगना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हो आपके एक्स टी ग्रुप के और एक्स ग्रुप के स्टॉक होते हैं। तो इसके बाद में जीएसएम एएसएम जो मैंने बोला था, ठीक है, अंडर सर्विलांस मेजरमेंट कर दिया। अब इसमें क्या, स्टॉक पुट अंडर टेम्परेरी सर्विलांस ड्यू टू एबनॉर्मल वैलिडिटी, अचानक वैलिडिटी बढ़ गई किसी में स्टॉक में, तो उसको क्या है सर्विलांस में रखते हैं। या किसी का अचानक पी हाई हो जाता है, ठीक है, जो सेक्टर का पी मान लो B20 चल रहा है, अब उस स्टॉक का पी एकदम 80 हो गया, ठीक है, या 120 हो गया। पी के बारे में मैंने बताया था आपको कि पी क्या होता है,
तो वो एकदम से बढ़ गया, ठीक है, या किसी का एकदम शेयर्स पूरा एकदम डाउन हो गया, मतलब किसी फैक्टर में जो आपके फंडामेंटल फैक्टर में कि सडन किसी में ज़्यादा ही एकदम से चेंज हो जाता है, तो वो क्या होता है, अंडर सर्विलांस रख दिया जाता है। तो आप अभी आज के डेट में देखो, कोई स्टॉक जब बाई करने जाओगे, जैसे धन में मैं अक्सर देखा हूँ, धन में जनरली आता रहता है, जैसे आप बाई करने जाओ तो तुरंत पहले बाई करने से पहले वो पूछेगा आपको कि भाई अंडर सर्विलांस स्टॉक है, क्या आप इसको फिर भी बाई करना चाहते हो, फिर आप यस करोगे तब जाके वो बाई होगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे ये ब्रोकर्स के फीचर्स होते हैं, वो आपको अपडेट देते हैं। तो जो अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हैं उनमें मिलेगा, बाकी कुछ बहुत से जो लोकल ब्रोकर हैं वो उतना अपडेट नहीं देते हैं। तो धन हो गया, ग्रो हो गया, ठीक है, या एंजल वन हो गया, ठीक है, जो पहले से डेवलप ब्रोकर्स हैं उनमें ये सब आ जाते हैं अपडेट। तो इसमें क्या होता है, एक है हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसे स्टॉक को लेने के लिए क्या होता है, मार्जिन ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। जो प्राइस है मार्जिन, हायर मार्जिन की उस केस में ज़रूरत पड़ेगी जब आप उसका पी या सी, जब ऑप्शन में जाओगे तब उस केस में आपको ज़्यादा उसका मार्जिन देना पड़ेगा। बाकी स्टॉक में तो प्राइस, वो जो प्राइस चल रहा है वही आपको प्राइस देना है, ठीक है, उसमें मार्जिन का कोई रोल नहीं है। तो सर्टन पेनी स्टॉक आर न्यूली लिस्टेड आईपीओ विद एक्सट्रीम प्राइस स्विंग। तो जो आईपीओ वाले जो होते हैं एकदम से सडन जो भागते हैं या एकदम से सडन गिरने लगते हैं, तो वो सब इसके एसएम के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो एक कुछ टाइम के लिए ही रहता है, जब तक उसमें वोलेटाइलिटी या स्विंग ट्रेडिंग चलता रहता है तब तक रहता है। हो सकता है कि आज ही अब वो मैसेज आया हो, कल हो सकता है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो कंटिन्यू हो, टेम्परेरी बेस पर रहता है। बट जिसमें बी लिखा हुआ था वो थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम लगा सकता है उसको हटने में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चल रहा है ना, मीटिंग ऑन है या फिर चले गए सब लोग? तो चल रहा है सर, चल रहा है क्लियर है यहाँ तक? जी। ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो आता है एसएमई स्टॉक, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज स्टॉक, ठीक है। लिस्टेड अंडर द बीएससी एसएमई और एनएससी प्लेटफॉर्म बी कॉल्ड एस ग्रुप व्हिच लिस्टेड इन बीएससी। मतलब एसएमई को हम आगे, उसके आगे एस लिख के आ जाएगा तो उसका भी मतलब ये होता है कि वो एसएमई ग्रुप में है। मीन्ड फॉर स्मॉल कंपनीज रेजिंग कैपिटल विद लेजर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रिस्क हाई, लो लिक्विडिटी, हायर रिस्क देन लार्ज कैप, ट्रेडिंग रूल्स ओनली डब्ल्यू बेस्ड, नो इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये आज के डेट में जब आईपीओ आता है तो आईपीओ में आप देखते हो तो एक एसएमई आईपीओ भी आता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंपनीज होते हैं जो जो क्या करते हैं कि स्टॉक, जैसे कोई कोई क्या करता है कि प्राइस ज़्यादा दे देता है, ठीक है, और उनके जो स्टॉक जो सेल जो बाई करने के लिए होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। कोई कोई क्या करता है कि वो क्या करते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं और उसकी प्राइस कम कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लोग ले पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद पाएँ। तो इस तरह से तो ऐसे जो स्टॉक होते हैं वो एसएमई में आ जाते हैं। तो उसमें क्या है, एक लॉट बना दिया जाता है, ठीक है। कोई एक आईपीओ आया जो उसमें क्या करते हैं, अब ऐसे क्या होगा, तुम एक एक शेयर खरीद सकते हो नॉर्मल वाले में, बट एसएमई में क्या है, आपको 400 का, 300 का या 100 का एक लॉट बना दिया या 70 का एक लॉट बना दिया। तो जब भी आप उसको बाई करोगे तो 70 मल्टीप्लाई जो रेट होगा वो देना होगा, जब भी आपको सेल करोगे तो उस हिसाब से आपको उसको आपको लॉस या प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वो ऐसा वही है कि जैसे जो छोटी छोटी कंपनी, जैसे इन्होंने अब दिखा रखा है कि छोटी छोटी कंपनियां जो होती हैं वो इसी टाइप से करती हैं, तो उनको एसएमई में बोलते हैं, एसएमई, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज स्टॉक। तो ये रिस्की भी होते हैं। अब आप जहाँ पे एक क्वांटिटी आप बाई करोगे, एक क्वांटिटी सेल करोगे, ठीक है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट भी उतनी मिलेगा, उस हिसाब से लॉस होगा। बट जहाँ पे आप 400 क्वांटिटी बाई किया, आप गलती से वो कहीं नीचे चला गया तो ठीक ठाक उसमें लॉस हो जाएगा और ठीक ठाक उसमें प्रॉफिट हो। तो मैंने जो देखा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर कंपनी अच्छी है एसएमई में और तो उसको हम मतलब हमें बाई कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, ठीक है। पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन वो आपको प्रॉफिट भी दे देता है, अच्छा दे देता है। तो आज आपने बाई किया तो उसमें इंट्राडे अलाउ नहीं होता है, आज आपने बाई किया तो कल जाके आपको सेल कर पाओगे, ठीक है। एक दिन का रिस्क लेना पड़ता है उसमें। तो डिपेंड करता है कि हाँ किस टाइप का स्टॉक। एक सोलर का कोई है, मुझे ध्यान है, सोलर इंडस्ट्री ऐसा कुछ है, उसमें आप ऐसे ही था, वो बढ़िया स्टॉक है शुरू से, मतलब एसएमई स्टॉक में रजिस्टर्ड हुआ था और अच्छा प्राइस उसने दिया है, जाके काफ़ी अच्छा जो लिस्टेड हुआ था वहाँ से डबल या ट्रिपल रेस हो गया है, ठीक है। तो ऐसा स्टॉक आप जाके वहाँ पे अपने नेट पे जाके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो एसएमई स्टॉक में कौन कौन से हैं, ठीक है, उनकी फंडामेंटल्स क्या हैं, ठीक है, उनका ग्रोइंग क्या है, आगे बिजनेस क्या है। तो उसको आप वहाँ पे बाई देख के फिर आप उस हिसाब से बाई करने का प्लान बना सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है M&MT ग्रुप, दीज आर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेमी लिस्टेड अंडर द MSC BSC SME प्लेटफॉर्म. M group represent regular SME stock, whether MT group refers to the those in trade to trade segments. ठीक है, तो सेम वही है, बस इसमें क्या है कि जैसे उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप करते हैं, ऐसे इसमें हमने SME को हमने डिवाइड कर दिया, दो भाग में डिवाइड कर रखा है. ठीक है, तो एक स्मॉल कैप वाला जो हो गया, मीडियम कैप वाला जो हो गया, उसको हमने MT और M लिख दिया. जो बिना स्मॉल कैप या MT हुआ है उसको हमने सिंपल वैसे छोड़ दिया, SME लिख के डाल दिया. ठीक है, SME या S लिख दिया. ठीक है, तो वो ये सेम वही रूल रेगुलेशन है जो SME के हैं, बट इसको डिवाइड कर दिया गया है कि इजी रहे आपको समझने में. TS group stock listed in BSE only. This group are settled on a trade for trade basis, aiming to enhance liquidity and accessibility for small and medium enterprises. ठीक है, तो ये TS ग्रुप एक छोटा सा है, बहुत कम रेयर केस में आपको मिलेगा. तो जनरली जो आपको जो मिलेंगे केसेस जो मिलते हैं, एक SME वाला मिल जाएगा. ठीक है, अंडर तो ग्रुप हो गया. XT ग्रुप का आपको मिल जाएगा, Z ग्रुप मिल जाएगा, Z ग्रुप में बहुत से स्टॉक मिल जाएंगे. और इसके बाद में आपका ये T ग्रुप मिल जाएगा, B और A ये ग्रुप है. तो हमें जो करना चाहिए, ट्रेड जो लेना चाहिए, A और B ग्रुप हमें मतलब ज़्यादा सिक्योर होता है, बहुत सेफ होता है, उसमें हमें ट्रेड है. ऐसे एक डेप्ट सेगमेंट में है GF अदर्स है, G ग्रुप है गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज आ जाएंगे. F ग्रुप है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एंड कारपोरेट बॉन्ड्स हो जाएंगे. ठीक है, रिस्क लो सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें लो रिटर्न्स है. तो आप देखोगे बॉन्ड्स वगैरह भी परचेज लेते हैं, जैसे स्टॉक बाई करते हैं इससे बॉन्ड्स भी होते हैं, तो वो भी हमें बाय वो कर सकते हैं. ठीक है, डेप्ट फंड या बॉन्ड फंड इस तरह से होते हैं, तो उनको भी हम अलग से, या गवर्नमेंट के से बॉन्ड होते हैं उनको भी खरीदा जाता है, तो वो सब इसमें G एंड F ग्रुप में आते हैं. ठीक है, तो एक पूरा टोटल उसका समरी बनाया गया है कि A एंड B ग्रुप स्टॉक आर सेफेस्ट फॉर रिटेल ट्रेडर्स. ठीक है, T एंड B स्टॉक्स अलाउ ओनली डेली बेस्ड ट्रेडिंग. GSM and SM stocks have restriction, so check before investing. Avoid Z and XT and liquidity stock unless you understand the risk. SME stocks are high risk but can give multi-bagger returns in some cases. ठीक है, ये सारी चीज़ हमने पहले साथ साथ में डिस्कस कर लिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब हम किसी स्टॉक को बाई करने जा रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप. तो हमने टाइप डिस्कस किया. टाइप में आप मार्केट कैप, ठीक है, ब्लू चिप स्टॉक, अंडर वैल्यूड स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक, ये सब सारा हमने डिस्कस किया. ठीक, उसके बाद में हमने स्टॉक के ग्रुप को डिस्कस किया. ग्रुप में A ग्रुप, B ग्रुप, ठीक है, Z ग्रुप, T ग्रुप, X ग्रुप, XT ग्रुप, ये सारे हमने डिस्कस किया. उनका क्या मतलब होता है, किसी स्टॉक के सामने क्या लिखा है तो क्या मतलब हुआ, और उसको हमें किस पर्सपेक्टिव जब हम बाई या करने जा रहे हैं या सेल कर रहे हैं या जो भी ट्रेड करने जा रहे हैं उसमें, तो उसको हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे ट्रेड लेना है, वो हमने डिस्कस किया. तो मे बी आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा. कहीं किसी को डाउट हो कुछ तो एक बार रिपीट कर दूंगा उस सेक्शन को, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने स्टेज जी के सेक्शन में. क्लियर है सबको? सर ठीक. अब आगे हमने एक स्ट्रेटजी बताया था कि उस स्ट्रेटजी पे डिस्कस करेंगे, और ये स्ट्रेटजी मैंने प्रैक्टिकल अप्लाई किया हूँ, करता भी हूँ इस पर, तो मुझे बेनिफिट लग रहा है, अच्छा लग रहा है. ठीक है, तो इसको मतलब एक तरह से देखा जा सकता है, आप लोग भी इसको देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो इसको. देखो इंडिकेटर्स कोई भी होते हैं ना, इंडिकेटर्स होते हैं, हम इंडिकेटर्स को लैगिंग बोलते हैं, लीडिंग मतलब जो इंडिकेटर्स क्या है चार्ट के अकॉर्डिंग बनते हैं, वो पहले से कोई चीज़ आपको नहीं बताएंगे. ठीक है, कि हम ये लगा दिया तो अब क्या होगा कि ये इससे ये हो जाएगा. ठीक है, वो नहीं बताता है. एक उससे हम एक प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जो गेस करते हैं ना, एक बिना ऐसे चार्ट देखे प्राइस को कि यार ये स्टॉक मान लो है रिलायंस है, रिलायंस मेरा 20 रुपये गिर गया या 40 रुपये एक दिन में गिर गया, तो हम एक प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं कि आप जैसे जो देखता रहता है उसको आइडिया आ जाता है. जैसे मुझे लग रहा था कि यार HD या रिलायंस 40 रुपये गिर गया, तो हो सकता है कि यहाँ पे स्टेबल होकर यहाँ से थोड़ा बहुत ये रिकवर करे. ठीक है,
या बाद में, तो जो ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है वो मेरा ज़्यादा है, ठीक है, और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है वो मेरा कम है। तो उस प्रोबेबिलिटी को आपको एश्योर करने के लिए कि कितना परसेंट आप सही सक्सेस होगे या नहीं, उसको बताता है इंडिकेटर। इंडिकेटर से थोड़ा बहुत हमें वो चीज़ हेल्प मिल जाता है। अब उसमें हमने मूविंग एवरेज लगा लिया, ठीक है, या फिबोनाची लगा लिया, ये सब बढ़िया इंडिकेटर्स हैं। मूविंग एवरेज जो हम यूज करते हैं 20, 50, 200, ठीक है, ये बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास काम करता है। और जो फिबोनाची है, फिबोनाची जो निकालते हैं, आरएसआई हो गया, ठीक है, एमएससीडी वगैरह तो सब वो हैं। तो ये जो 3-4 इंडिकेटर, ज़्यादा इंडिकेटर यूज भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब एकदम परफेक्ट तरीके से आपको निकाल के बता देंगे। आपकी जो प्रोबेबिलिटी जो है, आप जो गेस कर रहे हो, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज है कि वो हो जाता है, एक्यूरेसी दे देते हैं। बट वो लैगिंग होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर ये 100% आपको नहीं बताएगा कि हाँ ये आप एकदम एकदम सही चल रहे हो, आप एकदम प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो उस पर डिपेंड नहीं रहना है। ये इंडिकेटर है विलियम्स आर इंडिकेटर्स का, इसके नाम से जानते हैं इसको। और इसके साथ में आपको मूवी एवरेज 14 लगाना है चार्ट पे, ठीक है। इसमें सेटिंग्स करना है, ऐड विलियम्स आर परसेंटेज इंडिकेटर ऑन चार्ट। सेटिंग्स में है लेंथ आपको 14 डालना है, ठीक है। प्लॉट टाइप 9 रखना है, अपर लिमिट -50 और लोअर लिमिट आपको -80 रखना है, ठीक है। और मूविंग एवरेज हम 14 ऐड करेंगे। तो दिखेगा कैसे, कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसमें आप देखोगे तो ये मेरा जो है, ये जो लाइन चल रहा है, ये 14 का मूविंग एवरेज है, ठीक है। और ये जो मेरा है इंडिकेटर्स है विलियम्स इंडिकेटर्स, ठीक है, इसको विलियम्स आर इंडिकेटर बोलते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ जो ध्यान रखना है इंडिकेटर की सेटिंग करने के बाद में, बाकी ये जो फॉलो करना है आपको 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट के चार्ट पे इसको जाके फॉलो करना है। जब भी आप इसको लगाओगे तो 30 मिनट से यहाँ पे टाइम फ्रेम देख लेना आप। ये मैं देखो, मैंने यहाँ पे 30 मिनट्स करना है, इस पर 30 मिनट्स पे अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। तो सेटिंग्स पहले हम बना लेते हैं, आपके सामने मैं बनाता हूँ, लगाता हूँ। कैसे लगाते, कैसे करना है वो एक बार हम देख लेते हैं। कोई भी स्टॉक उठा लीजिए यहाँ पे, जो भी ऐड हो या ऐड, चलो हिंजिंग की उठा लेते हैं। अब इसमें मुझे चार्ट पे जाऊँगा मैं। चार्ट पे मुझे सबसे पहले 30 मिनट्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी सारे इंडिकेटर्स को मुझे हटा देना है, जो भी यहाँ पे मैं लगा रखा हूँ सारा मैं हटा देता हूँ। तो इसको ठीक है, ये बंद कर दिया। एक आरएसआई भी है, ठीक है, ये सारे मैंने ऑफ कर दिया। चाहे ऑफ कर दो, चाहे दूसरा यूजर बना के कर लो, जैसे भी करना चाहो। अब मुझे जाना है यहाँ पे इंडिकेटर्स में, ये मेरा इंडिकेटर्स हो गया। यहाँ विलियम्स टाइप करना है, आर वाला हमें सेलेक्ट करना है, जो ऊपर आर परसेंटेज वाला है वो लेना है। और एक हमने बताया था मूविंग एवरेज वाला, आपको बताया है, मूविंग एवरेज, ये हमने लिया।